हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग अपना शॉर्ट हैंड का बेसिक कोर्स स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट हैंड में हम लोग कर रहे हैं अभी स्टार्ट पिटमेन शॉर्ट हैंड। ये मैंने किस लिए बताया है, क्योंकि शॉर्ट हैंड आपका और भी टाइप्स की होती है। तो हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पॉपुलर रिक्वायर्ड शॉर्ट हैंड जो है वो है पिटमेन शॉर्ट हैंड। उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, शॉर्ट हैंड का पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है और इसका कहाँ यूज होता है, हम शॉर्ट हैंड को क्यों करेंगे। देखिए, शॉर्ट हैंड बेसिकली क्या होती है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। शॉर्ट हैंड एक सिंबॉलिक फॉर्म है जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में स्पीड के लिए होती है। ठीक है, ये एक सिंबॉलिक फॉर्म है और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में होती है। जैसे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि गवर्नमेंट के अंदर एसएससी बहुत सारी वैकेंसीज निकालता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट में एसएससी स्टेनो की पोस्ट आती है एक, तो वहां पर आपका जो रिक्वायरमेंट होगी वो शॉर्ट हैंड की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल करने के लिए आपको शॉर्ट हैंड को सीखना पड़ेगा। ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है इसको आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको स्पीड में लिखना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहले आप बेसिक कोर्स करेंगे और फिर इसी कोर्स को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप इसको स्पीड में लिखना सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपका एक डिपार्टमेंट आपका आता है एसएससी, इसी तरीके से बहुत सारे और भी सेक्टर्स हैं जैसे DSSC, ESIC, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पार्लियामेंट, लोकसभा, मेनी मोर यूनिवर्सिटीज वैकेंसीज निकालती हैं आपकी। इसके अलावा आपका बहुत सारे स्कूल्स वैकेंसीज निकालते हैं। तो बहुत जगह आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपने कई जगह फॉर्म देखा होगा स्टेनोग्राफी का, तो वहां पर आपको हर जगह स्पीड में लिखना होगा शॉर्ट हैंड को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट्स में वैकेंसीज आती हैं आपकी शॉर्ट हैंड की। कई जगह आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपका ग्रेजुएशन मांगी जाती है एलिजिबिलिटी, और कई जगह जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपका जो मांगी जाती है वो 12th मांगी जाती है। ज्यादातर जगह आपका 12th ही मांगी जाती है। अगर आप 12th पास आउट हैं और आपकी एज 18 प्लस है तो बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कोर्ट वगैरह के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, कोर्ट में या फिर पार्लियामेंट और लोकसभा में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, राइट। इसके बाद आप कोर्ट वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपका यूजुअली आपका 2 स्टेजेस रहते हैं। पहला जो स्टेज रहता है वो आपका CBT रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके अंदर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आपका जो भी नोटिफिकेशन आता है आपका जिस भी डिपार्टमेंट का, उसमें आप चेक कर सकते हैं। यूजुअली आपके वही सब्जेक्ट्स रहते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, GS एंड मैथ्स। कई जगह शॉर्ट हैंड के अंदर आपका मैथ्स नहीं आता है और कई जगह मैथ्स भी आता है, राइट। तो आप जो भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, एसएससी में मैथ्स नहीं आता है, तो आप यूजुअली अगर आप जैसे एसएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश, रीजनिंग और GS की को प्रिपेयर करना होगा। और इसके अलावा आप अगर कोई और फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर आप नोटिफिकेशन को अच्छे से एक बार चेक करिए। उसके बाद फिर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और तैयारी करेंगे। यूजुअली आपके 2 स्टेजेस रहते हैं। पहला स्टेज आपका वही CBT एग्जाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस। सेकंड स्टेज जो होता है वो आपका स्टेनो होता है। अगर आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे तब आप सेकंड स्टेज स्टेनोग्राफी पर पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टेनोग्राफी का जो एग्जाम होता है, बेसिकली उसके बारे में भी अभी बात करते हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से आपका एग्जाम होता है। पहले हम थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में भी देख लेते हैं कि बच्चा अगर गवर्नमेंट सेक्टर में ड्यू टू एनी रीजन सिलेक्ट नहीं हो पाता है तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर्स में आपको इसको करने के बाद कहाँ कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका स्कोप रहेगा। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में लॉ फर्म्स में आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ स्टेनोग्राफर।
और आप मल्टीनेशनल कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं एज अ स्टेनोग्राफर। इसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हैं, आप टीचिंग की जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ स्टेनोग्राफर। तो और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है स्टेनोग्राफी की, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप स्टेनोग्राफर बनते हैं तो आपका काम क्या होता है? देखिए, स्टेनोग्राफर की जो रिक्वायरमेंट होती है, मतलब स्टेनोग्राफर क्यों लिए जाते हैं, स्टेनोग्राफर की पोस्ट में क्या होता है? स्टेनोग्राफी का मतलब ही होता है कि आपको स्पीड में लिखना आना चाहिए। स्टेनोग्राफी सिंबॉलिक फॉर्म है, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया, एक सिंबॉलिक फॉर्म है और स्पीड में इसका यूज किया जाता है, स्पीड में लिखने के लिए, राइट? तो यहाँ पर आपका जो स्पीड बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, वो आपका 80 वर्ड्स पर मिनट से स्टार्टिंग है। ये मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड होती है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, और मैक्सिमम ये जाती है 160 वर्ड्स पर मिनट तक। अब देख लेते हैं कहाँ 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 पर आपका कितनी स्पीड मांगी जाती है। यूजुअली अगर आप एसएससी का फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर 80 टू 100 वर्ड्स पर मिनट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप फॉर्म फिल करेंगे कोर्ट वगैरह का तो वहां पर 100 टू 120 वर्ड्स पर मिनट की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप अप्लाई करते हैं पार्लियामेंट या लोकसभा के अंदर तो वहां पर 140 टू 160 वर्ड्स पर मिनट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, बेसिकली वर्ड्स पर मिनट का क्या मतलब होता है? आपने टाइपिंग में भी देखा होगा कि वर्ड्स पर मिनट लिखा होता है 35, 40, 50। तो वहां पर वर्ड्स पर मिनट का मतलब है इतने शब्द आपको 1 मिनट में टाइप करने हैं, राइट? या अगर शॉर्ट हैंड में मांगा गया है तो इतने शब्द आपको 1 मिनट में लिखने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली वर्ड्स पर मिनट का मतलब है इतने वर्ड्स आपको 1 मिनट में लिखने आने चाहिए, ठीक है? और देखिए, शॉर्ट हैंड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी तक आपके पास ऐसा कोई और टेक्नोलॉजी, मेथड, इक्विपमेंट नहीं है जिसमें आप इतनी स्पीड से लिख सकते हैं, ठीक है? दूसरा, अगर मुझे शॉर्ट हैंड आती है, आपको शॉर्ट हैंड नहीं आती है, तो आप शॉर्ट हैंड को रीड नहीं कर सकते। तो बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट्स के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है? शॉर्ट हैंड का बेसिकली क्या क्या प्रोसेस रहता है? 2 स्टेजेस रहते हैं, उसके बाद आप अगर क्लियर कर लेते हैं दोनों स्टेजेस को, तो वहाँ पर आपका सरकारी नौकरी के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए क्या इसका बेसिकली आईएएस, आईपीएस जितने भी होते हैं, जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है कि एक पीए और पीएस की, ठीक है? पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी की। तो बेसिकली स्टेनोग्राफर का पोस्ट आप पीए भी बोल सकते हैं, पीए या पीएस का पोस्ट भी बोल सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो पीए पीएस की रिक्वायरमेंट होती है उसको स्टेनो, वहां पर स्टेनोग्राफर की आपको रिक्वायरमेंट होती है, स्टेनोग्राफी वहां पर भी चाहिए, ठीक है? तो बेसिकली ताकि आप स्पीड में सारी चीजें, सारे उनकी मीटिंग्स हैं या फिर कोई स्पीच चल रही है उसको सभी चीजों को नोट डाउन कर सकें, ठीक है? रिपोर्टर्स वगैरह के लिए रिक्वायरमेंट होती है स्पीड की। तो शॉर्ट हैंड का बेसिकली स्पीड के लिए यूज होता है। अब शॉर्ट हैंड का जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहां पर आपको क्या चाहिए होता है बेसिकली? देखिए, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो प्रोसेस क्या रहता है? आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो वहां पर आपका क्या प्रोसेस रहता है गवर्नमेंट का? देखिए, आपका पहले होता है आपकी डिक्टेशन। पहले आपकी एक डिक्टेशन होगी। डिक्टेशन के 2 तरीके होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। एक होता है ऑडियो क्लिप। आपको एक ऑडियो स्पीकर पर चला दी जाएगी और आपको उसको सुन करके जो भी वो बोल रहे हैं, अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड करते हैं तो इंग्लिश में आपका रहेगा। अगर आप हिंदी ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आपको हिंदी में डिक्टेशन बोली जाती है, ठीक है? एक पैराग्राफ बेसिकली बोला जाएगा, या तो ऑडियो क्लिप होगी या फिर आपका कोई डिक्टेटर होंगे सामने जो आपको वो बोलेंगे। तो वो आपका बोलेंगे और आपको उसको हाथ से शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। जो भी वो बोलते रहेंगे आपको एक पेन, पेपर वहाँ पर मिलता है जिससे आपको वो लिखना होता है, ठीक है? उसके बाद उसके लिए आपको टाइम मिलता है प्रॉपर कि आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर उसको लिखना है। यूजुअली 10 मिनट्स, 8 मिनट्स अकॉर्डिंगली आपको मिलते हैं। वो जब आप नोटिफिकेशन, जिस भी चीज का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? इसके बाद जो भी आपने राइटिंग में लिखा हुआ है, जो भी आपने शॉर्ट हैंड राइटिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है? तो
उसको आपको क्या करना होता है, उसके बाद उसको आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होता है। अब ट्रांसक्रिप्ट का क्या मतलब होता है, ये पूरा शॉर्ट हैंड के एग्जाम के अंदर ही रहता है। पहले आपका 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, मान लीजिए, ठीक है, 10 मिनट्स की आपकी डिक्टेशन होगी। उसके बाद आपने शॉर्ट हैंड में लिख लिया जो स्पीड में आपको लिखना होता है। यहाँ पर ये स्पीड चाहिए होती है आपको, जो मैंने बताया 80 100, तो वो स्पीड आपको यहाँ पर चाहिए होती है, ठीक है। 80 100 जो भी आपका मांगे जाती है वो स्पीड आपको यहाँ चाहिए होती है। इसके बाद आपको अलग से टाइम मिलता है 40-50 मिनट्स। वो आपका लिखा हुआ होता है, जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, 40 मिनट्स 50 मिनट्स अकॉर्डिंगली जो भी आपका टाइम मिलता है, ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे आपको अलग से ट्रांसक्रिप्शन के लिए टाइम मिलता है। ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, देखिए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपको आपने शॉर्ट हैंड में जो भी लिखा हुआ है उसको आपको टाइप करना होता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर आपका टाइपिंग भी रिक्वायर्ड है। अगर आप शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि आपने भाई डिक्टेशन लिखी है और डिक्टेशन को लिखने के बाद आपको उसको कंप्यूटर पे टाइप भी करना पड़ेगा। आपका सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा। अब टाइप जो करना है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम शॉर्ट हैंड में कैसे टाइप करेंगे। देखिए शॉर्ट हैंड में नहीं टाइप करना होता आपको। शॉर्ट हैंड में जो आपने लिखा है यहाँ पर, ये 10 मिनट में जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट करना होता है, ठीक है। इंग्लिश में इंग्लिश कीबोर्ड मिलता है आपको, उसको आपको इंग्लिश में पूरा सिस्टम के ऊपर टाइप करना होगा। और जो आप टाइप करते हैं यहाँ पर, जो आप टाइप करते हैं वो आपका बेसिकली चेक होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। आपका ये चेक नहीं होता है, आपका ये चेक होता है एग्जाम के अंदर। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, चेक ये भी होगा बेसिकली, लेकिन वो उसको प्रॉपर रीड नहीं करते हैं, बस ये देखते हैं कि आपने शॉर्ट हैंड में ही लिखा है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने इंग्लिश में एब्रीविएट करके लिख लिया, या फिर आपने कोई ऐसा सिंबल रिप्रेजेंटेशन कर लिया है जिससे आप जो शॉर्ट हैंड नहीं है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ ये चेक किया जाता है कि आपने शॉर्ट हैंड में ही लिखा है, किसी और एब्रीविएशन फॉर्म में तो नहीं लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर चेक क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपर आपका चेकिंग होती है, जिसमें आपका यूजुअली ये देखा जाता है कि आपने कैपिटल लेटर में जहाँ पर रिक्वायर्ड है कैपिटल लेटर वहां पर यूज किया है या नहीं किया है। आपने फुल स्टॉप जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहां पर लगाया है या नहीं लगाया है, ठीक है। जहाँ पर इसेंशियल कॉमर्स रिक्वायर्ड है वहां पर लगाए हैं या नहीं लगाए। स्पेलिंग आपका कोई एरर तो नहीं है। तो इस तरीके की बेसिक एरर्स जो आप करते हैं वो आपका चेक की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई स्पेलिंग चेक नहीं हो सकती है, यहाँ पर आपका कोई कैपिटल लेटर चेक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर वो चेक किया जाता है, रीड किया जाता है। और ये इसका जो नेचर रहता है एग्जाम का, वो क्वालिफाइंग नेचर रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपका कि इसमें कोई आपका मार्क्स वगैरह ऐड होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर के अंदर रहता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब होता है कि मान लीजिए आप अगर जैसे कैटेगरी वाइज रहता है ये, जैसे आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 5% एरर्स अलाउड है 80 वर्ड्स पर मिनट डिक्टेशन के अंदर। तो 80 वर्ड्स पर मिनट में 10 मिनट्स आपको मिले हैं, मतलब 800 वर्ड्स आपके हो जाते हैं। 80 इंटू 10 800 वर्ड्स आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो 800 वर्ड्स में अगर 5% मिस्टेक्स अलाउड हैं तो मतलब 40 एरर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये 40 एरर्स ये मत समझिएगा कि बहुत ज्यादा 40 नंबर है, बहुत ज्यादा है। बहुत आराम से 40 एरर्स हो जाती हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि बहुत छोटी छोटी एरर्स को काउंट किया जाता है जो आपको पता भी नहीं चलती कि कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना होगा, कहाँ पर एसेंशियल कॉमा रिक्वायर्ड होगा। तो वो एरर का पार्ट होते हैं और वहां पर आप 800 वर्ड्स में बहुत इजीली वो हो जाते हैं। तो बहुत मतलब आपको एक्यूरेसी भी रखनी होती है एग्जाम में। यहाँ पर आपका अलग अलग तरीके से जो परसेंटेज है क्वालिफाइंग नेचर का, वो अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है, रिलैक्सेशन आपको मिलता है। तो ये आपका बेसिकली पूरा प्रोसेस रहता है एग्जाम का। अब हम अपना फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं जो हमें पढ़ना है। इसके बाद आप मेरी सेकेंड वीडियो देखिएगा जिसमें हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे पिटमेन शॉर्ट हैंड को। पिटमेन शॉर्ट हैंड न्यू एरा हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। 18 चैप्टर्स हैं आपकी पूरी बुक के अंदर, और हम ये 18 के 18 चैप्टर्स यूट्यूब पर अपनी चैनल पर पूरा कवर करेंगे।